बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको इलेक्शन 2024 के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। गुज़श्ता रोज़ हम लाहौर के एक हलके पर गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमारे सामने लाहौर का हलका NA-127 है। NA-127 में 5 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें मौजूद हैं। हल्का 127 इस वक्त इसलिए ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो इंतखाब लड़ रहे हैं। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस किस्म की कोई शख्सियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पहली दफ़ा लाहौर की किसी नशिस्त से इलेक्शन लड़ रही है। ख़ातिरज़ात मुझे ये कहते हुए इस बात का भी इत्मीनान है कि ये वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 1970 और 77 में काफ़ी ताकत थी और इन दोनों इंतखाबात में उन्होंने ये सीटें यहाँ से जीती थी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है ये तो अभी हम गुफ्तगू करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो बात पता लगेगी। और देखें कौन लड़ रहा है। फैसल मीर एक ऐसा शख्स जो पार्टी से वाबस्ता है बड़े अरसे से, और मुकाबले में अताउल्लाह तारर वो भी एक ऐसा शख्स है जो अपनी पार्टी के साथ बहुत अरसे से मुंसलिक है। एक का तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से अताउल्लाह तारर, और फैसल मीर का तल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आए हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं स्टूडियो में बैठे हुए फैसल मीर से, और हमारे जो दोस्त हैं बैठे हुए यहाँ पे जो रिपोर्टिंग करते हैं इस सारे मामले में, फ़ारूकी साहब उनसे, और हम बात करते हैं एक ऐसे आदमी से जो इन दोनों पर तनकीद करता रहा है। और मुझे ये भी हैरानगी है कि आज ये वाक़या है कि ये जो सुलेमान आबिद है ये रिहायशी कोटकपुर के इलाके टाउनशिप का है, तो इसका मतलब ये वोटर भी है फैसल मीर का, अगर फैसल मीर चाहे इसको कन्विंस करना, और ये वोटर भी है अताउल्लाह तारर का, अगर वो अताउल्लाह तारर इसको कन्विंस करना चाहे। जी कैसे हैं फारूक साहब आप? जी बिल्कुल ठीक सर। और आप फैसल मीर? ज़बरदस्त कैसे? और इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू शुरू करें, मैं एक बात भूल गया कि रिमल भी तो हमारे साथ है ना, तो रिमल से तो हमने पूछना है ये हल्का क्या है, इसमें कितने वोट हैं, इसका मादी क्या है, तो क्यों ना हम फिर रिमल पे शुरू कर लें। चले जी रिमल, आपके पास क्या खबरें आज? बिल्कुल सर, हल्के की जानिब बढ़ने से पहले कल की तरह कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं और लाहौर समेत पंजाब भर में इंतखाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। और यहाँ पे एक टर्न ये है कि NA-127 के हवाले से रहनुमाओं को टास्क भी सौंपेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 7 साल बाद कराची विज़िट करने जा रहे हैं और वहाँ पे कराची के अवाम से खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की नायब सदर सुमेरा मलिक ने टिकट ना मिलने पर नून लीग छोड़ दी है और उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की काफ़ी हिमायत भी की है। अगली खबर शामिल करें, JUI ने मुल्क भर में कौमी असम्बली के 122 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जबकि अगर सूबाई असम्बलियों के हवाले से बातचीत की जाए तो KPK में 110, बलोचिस्तान में 51, पंजाब से 134, सिंध असम्बली में 52 उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। ANP ने शगुफ्ता मलिक से टिकट वापस ले लिया है। शगुफ्ता मलिक को PK 70 से नामजद किया गया था। और आज की आखिरी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 2.5 करोड़ रुपए बैलेट पेपर छुपाने का ऑर्डर दे दिया है। 2.5 करोड़ रुपए नहीं, 2.5 करोड़ बैलेट पेपर छुपाने का मेरा ख्याल है दे दिया है। इसका मतलब अब किसी को कोई नया निशान तो नहीं मिलेगा, अगर बैलेट पेपर एक दफ़ा छपने के लिए चले गए तो निशानी मिलेगी। आपके पास NA-127 के बारे में क्या मालूमात है जो आप शेयर करना अगर इसके स्टैटिस्टिक्स की जानिब चलें तो NA-127 2018 के इंतखाबात में NA-133 था। यहाँ पे कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 337 है, जबकि अगर रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो कुल 5,27,044 रजिस्टर्ड वोटर्स इस मरतबा अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,77,014 है, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,54,030 है। बात करते हैं 2024 में मतवक्को उम्मीदवारान की जो कि अपने पार्टी टिकट जमा करवा चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो NA-127 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिनका मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले अताउल्लाह तारर। और तीसरे नंबर पर यहाँ जो कैंडिडेट मौजूद हैं वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ज़हीर अब्बास खोकर साहब। अब ये बदल गया, वैसे बात क्या बदल गया? अब वहाँ पे शब्बीर गुज्जर साहब आ गए आज का लेटेस्ट। हाँ लेटेस्ट। ज़हीर अब्बास जो है वो अब कैंडिडेट नहीं है वहाँ से। मतलब क्यों, क्या वजह पता लगी? सर वो पार्टी को टिकटों की तकसीम के अंदर उसमें शब्बीर गुज्जर साहब पुराने PTI के अंदर भी ये बहस चल रही है जी सर, हर जगह जी हाँ।
2018 के हवाले से कुछ बात करते हैं कि कौन किसके मद्दे मुकाबिल था। तो परवेज़ मलिक, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, उन्होंने मुकाबला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज अहमद चौधरी का। और तीसरा जो कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद थे वो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल। देखते हैं कि कौन किससे जीता और किसने शिकस्त खाई। तो 2018 के इंतखाबात में यहाँ से मरहूम परवेज़ मलिक ने 89,699 वोट हासिल करके कुल 12,000 वोटों के मार्जिन से यहाँ जो दूसरे कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज अहमद चौधरी को शिकस्त दी। इस हल्के का टर्न आउट 51.89% रहा। चलते हैं अगले स्टैटिस्टिक्स की तरफ कि आगे हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जब उनकी वफ़ात हो गई थी उनकी अहलिया ने यहाँ से ज़िमनी इंतखाब लड़ा। शाइस्ता परवेज़ मलिक इस हल्के से फिर मुंतखब हुई थी। अगर यहाँ पे जो है इसके हम चलते हैं आगे, ज़िमनी इंतखाब के बाद हम चलते हैं यहाँ की 2024 में सूबाई नशस्तों के बारे में। इस हल्के में इस मरतबा 5 सूबाई नशस्तें शामिल हैं। सबसे पहले PP 157 की कुछ यूनियन कौंसिल इसमें शामिल है, जिसमें चुंगी अमर सद्दू का इलाका आता है। फिर चलते हैं PP 160 की जानिब, जिसके अंदर बुस्तान कॉलोनी और गाजी चौक शामिल है। फिर आती है PP 161, जिसके अंदर धाना सिंह वाला और कोट लखपत के इलाके शामिल हैं। फिर चलते हैं PP 162 की जानिब, जिसमें रेवेन्यू सोसाइटी और टाउनशिप मौजूद है। और आखिर पे हमारे पास आता है PP 163, जिसमें ग्रीन टाउन का इलाका शामिल है। इस तरह कुल मिला के 5 सूबाई असम्बली की नशस्तें इस हल्के में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अता तारड़ साहब हमारे साथ आ गए हैं। जी अता तारड़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है अगर आप हमारे साथ स्टूडियो में होते। अगर फैसल मीर यहाँ पे था, आप भी होते, तो आपके दरमियान जो गुफ्तगू होती उससे लोग भी फ़ायदा उठाते और शायद मुझे भी कोई फ़ायदा पहुँचता। अता तारड़ साहब जी मुस्लिम लीग नून में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फाइज हैं। सियासत का आगाज़ इन्होंने वज़ीर दाखिला पंजाब 2022 के दौर में किया। मुख्तसर सा दौर था जब उनके साथ रहे। 28 जुलाई 2022 को तारड़ साहब शहबाज की काबीना में वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए इंसदाद मंशियात मुकर्रर किए गए। और फैसल मीर का तल्लुक़, जैसा कि मैं बताया, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2013 में इन्होंने हल्का PP 154 से इंतखाब में हिस्सा लिया। इसके अलावा माजी में वो NA 120 से इंतखाब में हिस्सा ले चुके हैं। इस दफ़ा 161 PP से इंतखाब लड़ रहे हैं। जी फैसल साहब और अता तारड़ साहब, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। अता तारड़, कैंपेन शुरू हुई है कि अभी सोच ही रहे हो कुछ और होगा तो कैंपेन शुरू होगी? पता नहीं फैसल साहब के पास कैसे फुर्सत है कि वो आपके स्टूडियो में तशरीफ ले आए, हालांकि उनकी मर्जी है, मगर मेरे पास तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। मैं तो UC to UC फिर रहा हूँ, डोर टू डोर फिर रहा हूँ। ये स्टूडियो में बैठने का तो टाइम ही नहीं है, तो गली मोहल्लों में निकलने का टाइम। बड़े आप वैसे भी बड़े लोगों के पास स्टूडियोज़ में आने का टाइम कहाँ होता है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं कि मैं डोर टू डोर फिर रहा हूँ। तो ये आपको अब एहसास हुआ जिस दिन से आपने नारा मारा था कि मैं बिलावल को भगा दूंगा, उसी दिन आपको चला जाना चाहिए था स्टूडियो के बजाय गली मोहल्ले में। जी फैसल, आप पे उन्होंने कहा कि आप तो फारिग हैं, बस इसलिए स्टूडियो में बैठे हुए हैं, क्या बात है? ये मैंने असल में जो इन्होंने बात की, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़ती थी और उनको मैंने गुज़श्ता 3 साल में डोर टू डोर फिर के ही उन्हें जब अंदाज़ा हुआ कि देयर इज़ नो वे दैट आई कैन विन द इलेक्शन, उन्होंने ये हल्का छोड़ दिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, वेरी गुड फैसल, आप ये कहना चाह रहे हो कि असलम गिल के इलेक्शन के बाद आप लोगों ने पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया और अब आपको भेज दिया? नहीं जी, मैंने वहाँ पे असलम गिल साहब भी काम कर रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ पे उस इलेक्शन के बाद हल्के में राब्ता रखा और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा अगर जीत सकती होती तो अपनी सीट छोड़ के अता तारड़ साहब को कुर्बानी के लिए पेश ना करती। अता तारड़ आप कुर्बानी का बकरा होता? बिल्कुल बिल्कुल। देखें अली परवेज़ मलिक साहब भी छोड़ के गए हल्का और शाइस्ता ये बात कह दी ना आपने। अब अता तारड़ साहब को जी अता रिजर्व सीट पे MNA थी, मलिक साहब की डेथ की वजह से उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा और इस वक्त वो रिजर्व सीट पे आ चुकी हैं, तो कुर्बानी के बकरे वाली तो कोई बात नहीं है। नहीं आपके बारे में क्या है? नहीं अता, वो आपके बारे में कह रहे हैं कि आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मैं तो समझझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को लग जाएगा पता। मैं तो बड़े शौक से इस हल्के में उतरा हूँ, भरपूर तरीके से उतरा हूँ। मेरी 1995 में जब मेरे दादा रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से, तो मेरी रिहायश इस हल्के की है, मेरा ID कार्ड इस हल्के का है। कहाँ पे रहते थे? यहाँ का बेटा हूँ। नहीं कहाँ पे रहते थे? अता कहाँ पे रहते थे आप? जौहर टाउन जी।
ये इस हल्के के नहीं है, वो बड़ा जॉर्जटाउन बस हल्के। रफीक तारड़ साहब का घर जो है वो हल्के में नहीं है, हल्के में नहीं है। वो कह रहे हैं कि कॉर्नर पे। जी फैसल, आपका भी घर है यहाँ पे? जी, मैं फैसल टाउन में, आप मेरे घर बड़ी दफा आए हैं में, और मेरा वोट जो है वो ग्रीन टाउन का है, मेरी रहाइश फैसल टाउन, मेरा शनाख्ती कार्ड फैसल टाउन का। और बड़े मजे की बात है, आप दोनों हजार के लिए जो ग्रीन टाउन का हम तस्कर कर रहे हैं, ग्रीन टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक घर है। और ये फैसल टाउन जो है, ये फैसल टाउन तो बना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। यहाँ पे खेत होते थे जिसको बाद में हाउसिंग स्कीम में कन्वर्ट किया गया। सलमान अहमद, क्या देख रहे हो इन दोनों के दरमियान मुकाबला जो हो रहा है? सर मेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने इस हल्के का इंतखाब क्यों किया? व्हाट इज द रीजन? सर उसकी एक रीजन है कि वो पंजाब में अपने लिए एक पॉलिटिकल स्पेस अपने लिए, मतलब पार्टी के लिए में भी जा सकते थे, लेकिन सर इसकी एक वजह है, इसमें जो इलाके हैं ना वो लोअर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं। अगर आप ग्रीन टाउन को देखें, टाउनशिप को देखें, कोट लखपत को देखें, चुंगी मसद्दू को देखें, ये सारे इलाके वो हैं जहां एक ज़माने में, जैसे आपने कहा कि भट्टो साहब की सियासत बहुत अरूज पे थी और पीपल्स पार्टी का ये बड़ा हल्का समझा जाता था एक ज़माने में। अच्छा, अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसे मौके पर पंजाब में आई है जब हम कह रहे हैं कि पंजाब में उसका कोई बड़ा स्कोप नहीं है, वहाँ से बिलावल का आना और इस हल्के का इंतखाब करना मेरे लिए ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट मसला है। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा साइन बिलावल साहब ने शो किया है इस हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ने का फैसला। अता का फैसला जो है ये क्या है? ये अच्छा सर देखिए, मुस्लिम लीग नून ने तो कोई भी उम्मीदवार देना था, वो अता तारड़ साहब हो सकते थे, कोई भी हो सकते थे, मुकाबला तो बड़ा ज़ोरदार होगा। अब बिलावल साहब भी इनके सामने है, ये भी मौजूद है, शब्बीर गुज्जर भी, आप उनको हल्का कैंडिडेट ना समझे, वो उन्होंने पिछला इलेक्शन जो है बड़े ज़्यादा मार्जिन से पीटीआई का जीता था। पीटीआई हैज नो चांस, लेकिन सर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। अच्छा, अब उसका प्रॉब्लम क्या है? इंडिपेंडेंट तो मतलब सलमान आबद हमेशा सलमान आबद ही रहता है। सर पीटीआई का प्रॉब्लम महल्ले में रहता है तो लोगों को पता है सलमान आबद है। सर पीटीआई का प्रॉब्लम क्या है? अब उनके इंतखाबी निशान मुख्तलिफ हैं। अब एक वोटर जिसने वोट डालना है उसने कौमी असम्बली में एक इंतखाबी निशान याद रखना है, एक सूबाई असम्बली का इंतखाबी निशान याद रखना है, तो वहाँ वो कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन पीटीआई कितना पेनिट्रेट करती है अपने इंतखाबी निशान को इंट्रोड्यूस करवाने में, ये असल में जंग है। और कितना वोट बाहर निकालती है टर्न आउट के तौर पर। मैं जावेद फारूकी, जावेद फारूकी वो शख्स है जो यहाँ पे गली महल्ले में फिर रहा है, इसको रिपोर्ट कर को इसके पास कहने को क्या? जी जावेद देखें, इफ्तिखार साहब, ये हल्का जो है इसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त तो डिस्कस हो रहा है बिलावल भुट्टो की वजह से ही। और आपका ये सवाल भी ये है कि बिलावल भुट्टो ने इस हल्के का इंतखाब क्यों किया। मेरे नज़दीक इसकी बुनियादी वजह यही है कि ये हल्का एक पसमानदा इलाके हैं यहाँ पर, और एक तो होता है कि लोअर मिडिल क्लास, ये एक लोअर क्लास होती है, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इसमें ज़्यादा जो अक्सरियत है ये इन लोगों की। अगर आप इसको आप ये कहें कि तनासब यहाँ पर वोटों का, तो ये मैं ये समझता हूँ कि मिडिल क्लास या अपर क्लास और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास ये 70-30 का आपको मिलेगा। सो ज़्यादा मार्जिन है यहाँ पर काम करने का। एक ये भी है कि इस हल्के की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इसमें आमतौर पर आपको मिलता है कि कुछ कहीं ना कहीं आपको गैर रिवायती नताइज भी नज़र आते हैं। अगर आप इसे कहें कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है तो ये मुकम्मल तौर पर ये दुरुस्त भी साबित नहीं हुआ कई बार। मसलन 2002 के इलेक्शन में आपको हमें याद होगा कि तारुल कादरी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े, अलीम खान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े, दोनों फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे थे और दोनों ने ही बड़ा अच्छा खासा वोट लिया जिसमें तारुल कादरी जीते। सो वो एक जो ये बात थी कि रवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीत सकती है, तो वो बात जो है वो उस तरह से साबित नहीं हुई और तारुल कादरी दरमियान में से ऐसे करके निकले। और आपने बड़ी अहम बात कह दी, इसका मतलब तारुल कादरी जीते और तारुल कादरी ने हमायत का ऐलान कर दिया है कि वो फैसल मीर की पार्टी की हमायत करेंगे। तो क्या इस हमायत से अता तारुल को नुकसान होगा और फैसल मीर की पार्टी को कुछ सहूलत मिलेगी? देखिए, मेरे जो कहने का मतलब है इफ्तिखार साहब वो ये है कि ये इस हल्के के अंदर इसकी डेमोग्राफी ऐसी है कि यहाँ जो कोई भी ज़्यादा मेहनत करता है, ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करता है, वो नताइज हासिल करता है। यही वजह थी कि 2021 के अंदर जब बाई इलेक्शन आया तो जरदारी साहब ने अचानक ये फैसला किया कि इस बाई इलेक्शन के ऊपर पूरा जोर लगाना है और उन्होंने लाहौर के सदर जो थे असलम गिल, उनको यहाँ पर नेशनल असेंबली का कैंडिडेट बनाया। और असलम गिल साहब जो थे उन्होंने, आपको याद होगा कि इससे पहले मेरा 5-7 हज़ार वोट था जनरल इलेक्शन में, लेकिन उस बाई इलेक्शन में उन्होंने 32,313 वोट लिया। जी आप ये नोट कर लें कि ये हल्के में जो काम किया पीपल्स पार्टी ने, क्या इसका फ़ायदा उनको आप देख रहे हो? एक बात। और दूसरी बात है कि यार इतना पसमानदा इलाका क्यों है? मैं इस इलाके को 1970 से जानता हूँ। ये शेख मोहम्मद रशीद जो बाबाई सोशलिज्म है उनका हल्का था, NA4 कहलाता था, और 1970 और 77 दोनों वक्तों पे ये तमाम इलाका उन्हीं के पास था। तो इसकी पसमानगी आप कैसे ख़त्म करोगे? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि बाई इलेक्शन में टर्नआउट बहुत कम रहा
और उसकी वजह ये थी कि शाइस्ता परवेज ऑलरेडी सिटिंग MNA भी थी, और दूसरा PTI का भी कोई उम्मीदवार फील्ड में नहीं था। जमशेद चीमा साहब के कागजात और उनकी बेगम के कागजात रिजेक्ट हो चुके थे, तो एंटी PMLN वोट जो है उसको कैश करने की इन्होंने कोशिश की और यहाँ की पसमानदगी का कुछ फायदा जरूर उठाया। मगर ये ना भूलिए कि हल्के से मेट्रो बस भी गुजरती है, रिंग रोड भी बिल्कुल साथ है, जनरल हॉस्पिटल की एक्सटेंशन हुई, न्यूरो साइंसेज का एक शोबा बना, वो भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पे मादरे मिल्लत रोड पे इफ्तिखार साहब आप गवाही देंगे, गोडे गोडे कीचड़ होता था, मादरे मिल्लत रोड पे गुजरना मुमकिन नहीं था इंडस्ट्रियल एरिया में, उसकी पसमानदगी दूर हुई। बिल्कुल अभी भी मसाइल मौजूद हैं, मगर इस हल्के की शक्ल बदल दी पिछले 15 साल में। इधर इतनी डेवलपमेंट हुई है कि जिसका हद्दो हिसाब नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे था, आप 5 कौन सी चीज़ें ऐसी देखते हो जो इम्प्रूव होने वाली हैं, और ये सवाल फैसले से फिर मैंने ब्रेक पे चले जाना। जी था सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ मेजर डेवलपमेंट स्कीम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर गली नाली की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, बड़ा ड्रेनेज यहाँ पे पुराने जमाने में डला है, उसके बाद नहीं डला। ड्रेनेज और सूएज के बहुत बड़े मसाइल हैं, सॉलिड वेस्ट के बहुत जगह पे मसाइल हैं। मगर यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट IT यूनिवर्सिटी का क़याम, वो भी मेरे ज़हन में है, क्योंकि अगर हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है और यूथ को एंगेज करना है तो मैं चाहता हूं कि यहाँ एक IT यूनिवर्सिटी का क़याम हो। अता आप जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे। ना आप यहाँ फैसला के जा रहे हैं, हम वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। ख्वातीन जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वातीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं हल्का NA 127 के हवाले से। मुकाबला है बिलावल भुट्टो का अताउल्लाह तारड़ के साथ, और अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे उस इलाके के मसाइल के बारे में। अताउल्लाह तारड़ से मैंने सवाल पूछा कि क्या 5 चीज़ों के बारे में वो कहते हैं हम बेहतरी करेंगे। तो वही सवाल, इससे पहले कि मैं फैसल के पास जाऊँ, मैं एक नए दोस्त को, एक नए मेहमान को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरे साथ इसका स्टूडियो में एस्ट्रोफार्मासिस्ट सामिया खान मौजूद हैं, और ये इस हल्के के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में और इस हल्के के बारे में सितारे क्या कहते हैं उसके बारे में हमें आगाही देंगी। इनसे तो करेंगे हम बात बाद में। पहले ज़रा ये जो सितारे बैठे हुए सियासी, फैसल की शक्ल में और तारड़ की शक्ल में, इनसे ज़रा बात करें। हाँ, वो उन्होंने 5 बताई थी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, जो 5 प्रॉब्लम्स मैं बताना चाहूँगा उसमें एक देखिए मेजर प्रॉब्लम ये है कि नवाज़ शरीफ की पूरा ख़ानदान मॉडल टाउन में रहता है। मेरा हल्का 161 है और वो मॉडल टाउन सारा उसमें आ रहा है, और मॉडल टाउन की छत से आप बहार कॉलोनी की गुर्बत, बीमारी और मुपरसी देख सकते हैं। गंदा पानी पीते बच्चे जो हैं वो आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पहला प्रॉब्लम ये है कि ये सैडिस्ट लोग हैं, ये गुर्बत को देख के इनको तसल्ली होती है। 5 दफ़ा वज़ीर आला रहे ये लोग, 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, और अपने हमसाये में एक बिलकते बच्चे को साफ़ पानी नहीं दे सके। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे एक बड़ी दीवार खड़ी की जानी चाहिए इनके घरों के बाहर, ताकि उन्हें गुर्बत को देख के तसल्ली ना हो। दूसरा इनका जो हमारा प्रॉब्लम है वहाँ पे ये है कि जिस तरह ये जो गुफ्तगू आपने की जलसों में यही कर रहे हैं ना। नहीं, देखिए दूसरा प्रॉब्लम, हाँ जी, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह मॉडल टाउन एक पॉश एरिया है, उसके साथ इसी तरह इसराइल भी एक पॉश एरिया, उसके साथ एक स्लम है जिसको कि आप गाज़ा कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह बहार कॉलोनी, कोट लखपत, उसको मैं इस तरह देखता हूँ कि ये पॉश एरिया के लोग। और आप मॉडल के सारे जो रहने वाले हैं उनको आप नहीं, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। ये दे आर ट्रीटिंग देम लाइक सिटीजन ऑफ गाज़ा, प्री वार गाज़ा। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पे बीमारी हो रही है। जो हालात गाज़ा के थे 1000 से पहले, वो हालात इन्होंने 40 साल में। अच्छा, आप 5 वो इश्यूज बताएं। वो 5 इश्यूज वही हैं जो गाज़ा में हैं। वहाँ पे पानी नहीं मिलता साफ, यहाँ पे पानी नहीं मिलता, आप टूटी खोलें नहीं मिलता, ठीक है, गंदा पानी गटर का। उसके बाद वहाँ पे सेहत की सहूलत, वहाँ पे हर दूसरा बच्चा जो है बीमार है, कॉलरा का शिकार है। तीसरा वहाँ पे ये जो आपकी एजुकेशन है, वहाँ पे 2-3 स्कूल हैं और बच्चे घरों के अंदर 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये पे ख़वातीन जो हैं वो महीने पे बच्चों को पढ़ा रही हैं, पूरी क्लास को। तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, 3 चीज़ें बताएं, पानी नहीं है, सेहत का नहीं है, स्कूल नहीं है। सेवरेज सिस्टम जो है सबसे बड़ा जो है, वो भी कह रहा था, आप भी कह रहे हैं, घुटने पानी आपको चल के वहाँ पे जाना पड़ता है। और जो सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे, जो इन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ इनकी जो अक़लीती बरादरी है, इनका हमेशा अक़लीती बरादरी जो है इनके दौर में मार खाती है।
हमने शहबाज भट्टी को आया, हमने गवर्नर सलमान इश्यूज पे आया, इशू चले मैं इश्यूज पे आ जाता हूँ। दैट इज एक इशू रह गया आपका, चार आपने गिना दिए। हाँ जी, दैट इज आल्सो व्हाट इज इशू, मतलब अकलीतों के साथ क्या सलूक बेहतर करें, क्या कहना चाहते हैं? ये जो इन्होंने मजहब के नाम पे ये वोट लेते हैं, ये जहाँ देते हैं इनमें से? ये नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, मुल्क में इस्लाम नाफिज करना चाहते थे, इनको अमीरुल मोमिनीन वाली बात निकालनी पड़ेगी। इजाज़त दें, क्या है आपका क्या ख्याल है, ये जो अब एक नया रुख लेना चाहती है डिबेट में, उन्हीं उस पर नहीं जाता बिकॉज मैं उसमें बिलीव नहीं करता। आई बिलीव इन वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूंसी, और जिनका ये तस्करा कर रहे हैं उनके पास ही वोट है। और सबसे बड़ा इनके हल्के में तो नहीं, फिरोजपुर रोड पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा यूनियन काउंसिल जो है वो मुकम्मल की मुकम्मल क्रिश्चियन आबादी के ऊपर है, कंप्लीट यूनियन। इफ्तिखार साहब, बात यह है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाएं, असल क्राइसिस तो गवर्नेंस का है ना, और जो गवर्नेंस की मैनेजमेंट है वो उसका फेलियर है। अब आप कह रहे हैं कि जी सड़कों का मसला आ रहा है, आप कह रहे हैं साफ़ पानी का मसला आ रहा है, आप कह रहे हैं इंक्रोचमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं, आप कह रहे हैं वहाँ पार्क्स नहीं है, आप कह रहे हैं स्कूल और हेल्थ वगैरह नहीं है, यानी ये सारे इश्यूज़ हैं ना, वो वजह क्या है? आपने लोकल गवर्नमेंट को कभी प्रायोरिटाइज ही नहीं किया। PMLN की हुकूमत यहाँ पे रही, किसी की भी रही, लेकिन आपने लोकल गवर्नमेंट को फोकस नहीं किया ना। सलमान, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं, किसी भी जमात, पीपल्स पार्टी, PTI हो, सब। अच्छा, अब वो गवर्नेंस की जो फेलियर है उसकी वजह से प्रेशर किसके ऊपर है? MPA के ऊपर, MNA के ऊपर, वजीर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर। अच्छा, फिर आप ये देखिए सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्लान है, यानी सड़कें बना दें, चले बनाते रहे सड़कें, ब्रिजेस बना लें आप, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है जिसकी जिक्र अभी फैसल मीर कह रहे हैं, वहाँ तो कोई एम्फसाइज नहीं है, वहाँ तो कोई फोकस नहीं है। तो ये जो हमारे कैंडिडेट आते हैं, असल में मसला ये है कि इनके सामने इश्यूज तो बहुत हैं और सब बयान कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन जाके अपना डेवलपमेंट प्लान लेके आए और कौन जाके वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट करे। जो भी MP MNA इलेक्ट होता है वो कहता है जी डेवलपमेंट फंड आए, कुछ सड़कें वगैरह बना दें ताकि लोगों को नजर आए, इंसान जाए भाड़ में। तो उससे फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? सलमान, आप ये नहीं समझते कि असल में ये नाकाम है और सिस्टम वही है जिसका आप तस्करा करते हो कि मुकामी हुकूमतें लेके आएँ और वो उनके ज़रिए पैसा इकट्ठा किया जाए, उनके ज़रिए पैसा इकट्ठा किया जाए, खर्च किया जाए, आइडेंटिफाई वो करें। सर आप बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इफ्तिखार साहब, मामला फिर वही है कि ये इंतखाबी मुहिम चल रही है, लेकिन इसके अंदर जो मसाइल जिनकी निशानदेही की जा रही है और जो वादे किए जा रहे हैं वो तमाम कौमी नौइयत के नहीं, बल्दियाती नौइयत के हैं। मसलन यहाँ पर सीवरेज हम ठीक कर देंगे, ये गलियाँ बना देंगे। हिसाब लगाए ना कि इलेक्शन नेशनल इलेक्शन है ये। फैसल ने तो यही करना है। अच्छा, नहीं, मैं फैसल साहब बिलावल अगर बात करेगा तो वो फॉरेन पॉलिसी पे बात कर सकता है, वो अपना नेशनलाइजेशन पे बात कर सकता है, लेकिन इसने तो ये काम करना है। अपने मंशूर के अंदर पार्टीज एक नुक्ता जो है वो उसे हाईलाइट करें कि हम आकर लोकल बॉडीज को एम्पावर करेंगे। 18वीं तरमीम जो थी उसके अंदर जब ये कहा गया कि आप नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया गया और उसको दोबारा से उसकी तश्कील दिया गया, तो उसमें 18वीं तरमीम में ये भी लिखा था कि अगर आप पावर्स डेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो आप रिसोर्सेज की डेवोल्यूशन की तरफ भी जाना है। आपने बनाना है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद सुनने वालों को ये बता दें कि PFC से मुराद क्या हमारी है? नेशनल फाइनेंस कमीशन, PFC प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। वो पैसा आएगा वफाक से सूबे के पास, सूबा जो है वो नीचे देगा। उसमें सर आर्टिकल 140 ये कहता है कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल डेवोल्यूशन के लिए। जब तक फाइनेंशियल डेवोल्यूशन नहीं होगी तो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस ही मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, इसमें आपका क्या ज़ाती आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो ये बात हम कर रहे हैं लोकल बॉडीज़ की? देखिए, लोकल बॉडीज़ जो हैं इस वक्त अगर आप गुज़श्ता 3-4 साल से लोकल बॉडीज़ नहीं हैं और काफ़ी अर्से से नहीं है, आती हैं तोड़ दी जाती हैं, आती हैं तोड़ दी जाती हैं। 2000 मुस्लिम लीग नून जो है लोकल बॉडीज़ पे काबिज़ रही इतना अरसा। अब बजाय इसके कि वो पैसा जो लोकल बॉडीज़ के पास आता था वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगता है जिसकी मैं और आप आज बात कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ लगा? मोटरवे के ऊपर, ऑरेंज ट्रेन के ऊपर, जंगला बस के ऊपर। उसका फ़ायदा नहीं हुआ लोगों को? नहीं, उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आप मेरा सवाल ये है कि आप अरबों रुपए की की ऑरेंज ट्रेन बना देते हैं, लेकिन आप एक गरीब आदमी का चंद हजार का पाइप नहीं डालते, पानी का क्यों नहीं डालते? पानी का पाइप क्यों नहीं डालते? आप ये कहना चाह रहे हो कि तरजीहात का तयन दुरुस्त नहीं? आप ये कह रहे हो? बुनियादी बात ये फारूक, ये तरजीहात का तयन तो दुरुस्त करना पड़ेगा। ये जो आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, शहर के अंदर LWMC है, LDA है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, PHA है,
पता नहीं क्या क्या अदारे, लेकिन वो डिलीवर ट्रैफिक का निज़ाम नहीं दुरुस्त शहरों के अंदर, तमाम शहरों में, इट्स नॉट ओनली दी लाहौर सिटी वी आर टॉकिंग, ये सब जगह पे यही है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि देखिए ये तमाम मसाइल का हल ये है कि आप लोकल बॉडीज़ बनाएं और उन्हें एम्पावर करें। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला ये आता रहा कि आप फंड्स तो लोकल बॉडीज़ को देते हैं और तरक्याती फ़ंड भी पंजाब के अंदर, अगर पंजाब की हम बात कर लें, 500 अरब रुपया 600 अरब रुपया खर्च होता है, लेकिन पता ये चलता है कि मियाँ वाली के फंड जो है वो डीजी खां में लग गए हैं, डीजी खां के फंड जो है वो लाहौर में लग गए हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि 18वीं तरमीम में जो इख्तियार वफाक से हमने सूबों के लिया वो सूबे ने शहर को दे दिया, शहरों के ये काम था जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ने ये करना था। मैं सामिया खान को शामिल कर लूँ इस सारी बात। मुझे अफसोस है कि तारड़ साहब हमारे साथ नहीं रहे, वो लाइन ड्रॉप हो गई है, वो नहीं है, मज़ा आता कि वो भी हमारे साथ होते हैं। और बिजी तो हैं, आप तंज मत मारो, अभी आपने भी जाके उसी तरीके गली मोहल्ले में वोट मांगनी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा अरसे से मांग रहा हूँ, वो अभी आए हैं। देखो दोनों है तो मांगते ना आप वोटों के मामले में। भुट्टो ने मुद्दा बनाया, बिल्कुल ठीक है। आइए अपना सामिया की बात में, सामिया आपको हम इस प्रोग्राम में पहले भी खुश आमदेद कह चुके हैं, दोबारा कहते हैं। आइए ज़रा बात करें इस हल्के के बारे में, और ये जो दो हमने आज आपके सामने उम्मीदवार रखेंगे, इनका मुस्तकबिल क्या, सितारे क्या कहते हैं, प्लीज़। सबसे पहले तो मौका देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जो है सर, यहाँ पे पहले तो बात हो रही थी जब मैं, क्योंकि नए साल पे ऑलमोस्ट कोई 35 प्रोग्राम्स मैं कर चुकी थी, तो पहले तो इलेक्शन का कियोस ख़त्म नहीं होता था। तो एक बात जो मैं हर टेलीविज़न पे कहती थी कि 10th of January ऑनवर्ड्स अगर जो कियोस है, जो अगर मगर है, जो इफ़ बट है, वो 10 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगी। और फिर समझ लें अगर 10 जनवरी से चले सेफ साइड आगे आप 15 जनवरी तक कर लेते, तो अब तो लगता है कि बकौल जैसे चीफ जस्टिस साहब का बयान था कि पत्थर पे लकीर हैं। और फिर एक और बात मैंने कही थी इफ्तिखार साहब के 5 जनवरी से फ़ौज का सितारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 10 जनवरी से जुडिशरी का सितारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारे इदारे केपेबल हो जाएंगे इलेक्शन को करवाने के लिए जो है। तो पहले तो ये कि इलेक्शन जो है वो होने 8 को हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अब जो दोनों साहबान के आप लोगों ने मुझे जो डाटा फ्राहम किया है उसके हिसाब से अगर मैं दोनों को देखती हूँ, दोनों हैं तो किस्मत के धनी, अपने पैदाइशी बर्थ चार्ट को देखो इनको। मैं किस किस की बात कर रहे हैं हम? बिलावल साहब और तारड़ साहब, दो पे होमवर्क। बिल्कुल। तो दोनों किस्मत के, बिलावल साहब का भी सितारा मैं देखूं तो बिलावल का सितारा क्या बनता है? हाँ प्लीज़ हो जाए ना, ताकि लोगों को पता लगे, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं। देखिए हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ मुझे जो दी गई 21 सितंबर 1988। अच्छा, इनका सन 28 डिग्री वर्गो में है और इनका चांद 24 डिग्री कैप्रिकॉर्न के अंदर। वो जो तारड़ है, अभी उधर आती हूँ। अच्छा, इनको मैं देखूं तो जो है ये माशाल्लाह 2024 बिलावल साहब का कॉम्पनसेशन ईयर है अपनी सियासत का, तो इसका मतलब है कि ये नवाजे जाएंगे अब किस्मत की तरफ से। ये मैं वो तो वैसे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, ये भी नारा मार देगा वजीर आजम बिलावल। ये प्रोग्राम टीवी का प्रोग्राम है, इसका जलसा नहीं है जी। नहीं सर, क्योंकि मैं इसमें से देख के कह रही हूँ वो जुपिटर 6 डिग्री लेके पैदा हुए जेमिनाई के अंदर, और इस वक्त भी जो 10 जनवरी से जुपिटर है वो भी उनको पावर दे रहा है। तो जो मैं इनको देखती हूँ तो ये तो माशाल्लाह 2024 उनको किस्मत कॉम्पनसेट कर रही है उनकी। मैं ज़मीनी इदारों की नहीं, आसमानी सितारों की बात कर रही हूँ। दूसरा है अच्छा, अता तारड़ साहब का अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूँ तो इस वक्त सितारों का पलड़ा 8 फरवरी को बिलावल साहब को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। हालांकि अच्छा, लेकिन जो अता तारड़ साहब हैं ये नहीं कि वो को महरूम रह जाएंगे किसी चीज़ से, जून से वो भी किसी पावरफुल पोजीशन पे हमें नज़र आते हैं। लेकिन अगर जो आपने मुझे मेरे ज़िम्मे जो काम लगाया है इसमें सर मुझे बिलावल साहब का पलड़ा थोड़ा बिल्कुल ठीक है। अगर सितारे कह रहे हैं तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? सचमुच मैं अपने काम में गलत बयानी कर नहीं सकती। बिलावल भुट्टो के साथ है तो आप और मैं कौन है? हाँ। और फिर आपने कंपनसेशन और कर दी, आपने अता के लिए कंपनसेशन कर दी कि जून में उसको कोई मिल जाएगा। इसका मतलब है कि वो भी कहीं ना कहीं चला जाएगा, तो उसके सितारे भी कोई इतने बुरे नहीं। आप सितारों की बात कर रही हो, सियासी तौर पर फैसले करती हो?
सर बाखुदा मैं हल्फन कह सकती हूँ कि मैंने ना अपने काम में कभी गलत बयानी की है, ना मैंने किसी के ज़मीनी हकाइक दे के स्टेटमेंट बनाया है। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे गलत होना मंजूर है, मैं इनसे नहीं खेल सकती सितारों से, वरना ये मुझसे खेल और कुछ बातें बताएंगे आप दोनों के बारे में? आप पूछिए। हाँ आप बताएं जो आपके पास है। देखिए जो है पहले बिलावल साहब पे जैसे आप आते हैं तो बिलावल साहब का 2024 का सेकंड हाफ उनको रिश्ता अज़दवाज में भी खुशी दे सकता है। ये आई ना खबर, बड़ी खबर दी आपने तो। अब आप खबर आई ना। वैसे जो है उनका मैरिज हाउस है कॉम्प्रोमाइजिंग, वो कॉम्प्रोमाइजिंग है, वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। कॉम्प्रोमाइजिंग से बुरा फैमिली के मतलब थोड़ा सा ये है कि उनको किसी ना किसी सिचुएशन से शायद वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, या आई डोंट नो व्हाट एवर द रीजन। लेकिन 2024 का सेकंड हाफ ये खुशी भी उन्हें देता है, और 2024 का सेकंड हाफ अता तारड़ से फिर वो एक कदम आ गए किस्मत के मामले में। अब मेरा इसमें कसूर नहीं, मैं सितारे पढ़ रही हूँ, ये मैं आप लोगों को तारड़ के सितारे उसके साथ नहीं है। मैं ये स्केचेस पढ़ रही हूँ ताकि काश ये स्केचेस हम दिखा भी देते। मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं आप लोगों ने दिया। नहीं मैंने आई डोंट बिलीव इन स्क्रिप्ट। देखिए आई बिलीव इन फेयर जर्नलिज्म। ये आपकी एक सोच है, ये आपकी फिक्र है, ये आपकी महारत है, ये आपका सब्जेक्ट है। आपकी तरह सर मेरा भी इसमें जो है ना, इनसे झूठ नहीं बोला जा सकता। अच्छा, सामिया बीबी के कहने के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो है वो वज़ीर आज़म बन के वज़ीर आज़म हाउस में दूल्हा बनेंगे। ये अब आपकी ख्वाहिश हो सकती है, इसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा। ये मैंने नहीं कहा उसके वो पावरफुल है, शादी जरूरी तो नहीं, शादी तो लड़का नहीं भी हो सकती। जी आप जज के सामने इनके बात में मत आइए, ये ऐसे करते हैं। ये गैप का इल्म है कि कैसे कितना नवाजे जाएंगे। हाँ, कॉम्पनसेशन ईयर जरूर है जो अब तक की उनकी सियासी स्ट्रगल है, और ये उनको ये 2024 उनके लिए गुड लक ईयर नजर आता है। तो मेरा ख्याल है तार मिस कर गया। अगर उसकी लाइन मैं खुद बल्कि नहीं अगर उसकी लाइन ना कटती तो शायद वो भी सुन लेता और उसी को सामने रखे स्ट्रेटजी बनाता। सर अभी पीडीएम स्ट्रांग नहीं हुई थी। एक प्रोग्राम में अता तारड़ साहब का जायचा मैंने लाइव किया था, और उस वक्त मैंने कहा था कि आप एक्टिव हो जाएं, आपका लाइमलाइट में वापस आने का वक्त आ गया है। ये मैंने उनको उस प्रोग्राम में कहा था, और उसके बाद वो पीडीएम बनी, पीडीएम स्ट्रांग हुई, और मैं उनको स्क्रीन पे देखती भी थी बाद में जितने वो एक्टिव हो गए थे। लेकिन इस वक्त जब मैं कंपैरिजन करती हूँ सर, तो उधर पलड़ा मुझे भारी लग रहा। अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद हमें क्या फीडबैक आएगा और किस किस्म की सर मुझे गलत होना मंजूर है, लेकिन अता तारड़ साहब मुझे जाती तौर पे जानते हैं, उनको पता है कि मेरी रेपुटेशन कि मैं वो स्टेटमेंट ऐसे नहीं देती। जी फारूकी साहब, ये जो है एक नई इनपुट पॉलिटिक्स के साथ साथ, इस पर क्या कहोगे? जल्दी कीजिएगा, हमारा टाइम बहुत कम। हाँ, मतलब ये कि ये पीपल्स पार्टी वाले तो फिर दो किस्म की मिठाइयाँ जो हैं अपने लिए ऑर्डर कर दें। एक तो ये है कि आपके चेयरमैन के लिए इलेक्शन के हवाले से कोई अच्छी खबरें हैं कि उनका पलड़ा भारी नजर आता है उन्हें। दूसरा तो फैसले का क्या बनेगा? दूसरा ये पलड़ा भारी होने का फायदा इन 5 लोगों को भी हो गया या नहीं हो गया? शादी के शादियानों की तैयारी करें। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फैसल की बात कर रहा हूँ, दूसरे दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मिसबा की बात कर रहा हूँ। इनका भी कोई मुकद्दर बदलेगा या नहीं बदलेगा? हाँ, नहीं उनसे ही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये इनका जो दूसरी तरफ हम अगर आ जाए तो ये बिलावल साहब का ये जो हल्का है, इसके अंदर जो 5 हल्के हैं इफ्तिखार साहब, ये सारे ऐसे समझे कि बिलावल को एक टीम बनानी पड़ गई है इस तरह से, या टीम मिल गई है कि कहने को ये 5 हल्के हैं लेकिन कोई भी हल्का कंप्लीट नहीं है इसके अंदर, इस नेशनल असेंबली के अंदर। मैं बता रहा हूँ ना, आमतौर पर होता ये है कि कोई 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है या कोई एक यूनियन सूबाई असेंबली जो है वो कंप्लीट होती है और बाकी जो है वो पार्शली होती हैं। लेकिन इसमें 5 की 5 पार्शली इसके अंदर है। सो गोया 5 कैंडिडेट जो हैं वो एक तो ये हल्का तकसीम भी है, लेकिन इसमें ये भी है बिलावल को एडवांटेज कि ये 5 सूबाई असेंबली के कैंडिडेट मिलकर एफर्ट कर रहे हैं उनका इलेक्शन लड़ रहे हैं। शर्माना भाई, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है कि 5 जगह पे 5 लोगों का मुफाद है कि वो भी मेंबर पार्लियामेंट के बन जाए, तो वो तो अपनी ज़िंदगी मौत की खेल बना देंगे। उनकी बरादरियाँ, उनका पैसा, उनकी गाड़ियाँ, सब कुछ मिल गया बिलावल को, और बिलावल आराम से आके बिलावल को पैसा तो खर्च नहीं पड़ेगा। अमूमी खर्च कर रहा है, खर्च कर भी रहा है। अमूमी तौर पे जो नेशनल असेंबली का कैंडिडेट होता है ना, उसकी डिपेंडेंसी प्रोविंशियल कैंडिडेट पे बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो प्रोविंशियल कैंडिडेट ठीक नहीं रखता ना, तो अपनी शिकस्त का आगाज़ कर रहा होता है। तो इसलिए ये जो 5 लोग हैं, इनकी जीत भी तो बिलावल के साथ ही है ना। यानी जिसने पीपल्स पार्टी को वोट देना है, वो ये नहीं देखेगा कि मैं बड़ा वोट उसको डाल देता हूँ, छोटा वोट किसी और को डाल देता हूँ, थोड़ा डिवीजन कम होती है। तो इसलिए बिलावल साहब का वहाँ मौजूद होना इन 5 कैंडिडेट को भारी करता है। एक तो सीधी सी बात है।
जी ठीक, इसलिए बहुत नहीं है, बहुत ठीक है। हाँ, वो ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि मसलन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो फयाज भट्टी साहब लिए, हम तो पीपल्स पार्टी के है ही है ना, वो पीटीआई से थे। वो पीटीआई से, तो वो पीटीआई का जितना वोटर जो कि बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, वो भी आ गया हमारे साथ। बहुत खूब। दिस इज ए न्यूज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ फयाज भट्टी साहब कर को लिया। नहीं, फयाज भट्टी वाज द शामिल हो गए, टिकट होल्डर शामिल हुए और उसके बाद उन्हें टिकट मिला। उसके बाद जो आपके मंजर खोखर साहब हैं, वो नून लीग के सत्तू कतला से चेयरमैन थे, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, उनको टिकट मिली। तो इसका मतलब है कि जो उनसे भी नून लीग और पीटीआई के कनेक्शंस थे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लिए। और वो उनका आने की वजह भी यही बनी कि उन्हें जब ये पता चला कि बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो दे फेल्ट ठीक है। और अभी तक सर फयाज भट्टी का इंतखाबी निशान तीर नहीं है। मेरा ख्याल है प्रोग्राम का मेरे पास वक्त खत्म हुआ जा रहा है। एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। पॉइंट ऐड करो, खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अतात अरड़ जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी मजबूत बेस है। वो किस शक्ल में, मैं बड़ी सॉलिड बात करूँगा, वो ये कि यहाँ पर जो यूनियन काउंसिल्स जो थी वहाँ पर मेजॉरिटी, मेरा ख्याल को 18 के करीब यूनियन काउंसिल्स का ये हल्का है, तो इनमें मेजॉरिटी यूनियन काउंसिल जो हैं वो पहले से मुस्लिम लीग नून के पास हैं। शुक्रिया फैसल, उनकी तंजीम मौजूद है। आबिद शुक्रिया, फारूक साहब शुक्रिया, साइमा, सामिया खान एग्जैक्टली अगर मैं लफ्ज़ बोलूँ तो सामिया खान है। थैंक यू सामिया खान, आपने तो आज कमाल खास हल्के को और अपना गर्विदा बना लिया। और मुझे अब जाना है ब्रेकिंग पे, अब मुझे जाना है ब्रेकिंग के साथ ही इस प्रोग्राम को खुदा हाफ़िज़ कहने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं क्लोजिंग देना चाहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू सुनी। काश तार साहब हमारे साथ रहते और वो एक नौजवान उभरते हुए खिलाड़ी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और बड़े एग्रेसिव भी हैं जब वो बात करना चाहते। मैंने मिस किया उनको, उनकी हमारा रब्ता मुनक़ते हो गया। लेकिन आज बहुत सी खबरें हमें मिल गई, शादी की मिल गई, इक़्तिदार की मिल गई और पीटीआई और मुस्लिम लीग के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग उसकी मिल गई। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी एक नए हल्के के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।